हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का वीडियो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो उससे पहले जब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इंडक्शन। तो करंट प्रोडक्शन इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ और अनदर कॉइल इज नोन एज द इंडक्शन। तो करंट का जो प्रोडक्शन होता है किसी कॉइल में, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चाहे वो अपने ही कारण से हो, अपने ही कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से हो, या दूसरे निकटवर्ती जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो होता है करंट प्रोडक्शन, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्स। जैसे हम सेल्फ कॉइल लेते हैं, अब उसमें जो करंट फ्लो होगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और फिर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो करंट प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से इंडक्शन हो गया। अब उसी कॉइल के कारण उसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या फिर बगल के कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरे कॉइल पर, सेकेंडरी कॉइल पर असर पड़ता है। तो अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम एक ही कॉइल लेते हैं, और अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम दो कॉइल लेते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक इंडक्टेंस, जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें फार्मूला लिखते हैं N∅V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो N∅V क्या हो गया? तो फ्लक्स लिंकेज हो गया। और N∅V मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया आपको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो N∅V जो होता है वो कौन चीज़ का होता है? प्रोपोर्शनल I के। और इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट से गुना करते हैं, ये कांस्टेंट होता है L। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनता है N∅V बराबर Li। तो ध्यान में रखना है, बहुत आपको काम देगा आगे इसको समझने में, जब आप इंडक्शन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि N∅V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर N∅V प्रोपोर्शनल टू I, तो N∅V बराबर हो जाएगा Li, और L क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, जिसको हम की सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट होता है हेनरी। ये डिपेंड कौन चीज़ पर करता है? तो ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, और ऑन व्हिच कॉइल इज फाउंड। इसके बाद हम समझते हैं कि हम लिखते हैं फार्मूला E बराबर dN∅V/dt। तो इस तरह से हमने लिखा है ना यहाँ पर N∅V बराबर Li। तो यहाँ पर हम ये मान को अगर हम पुट कर दें तो लिख सकते हैं E बराबर -L di/dt। अब इसके बाद देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑन ए लॉन्ग सोलेनाइड की हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं L बराबर म्यू नोट N² AL। तो म्यू नोट क्या हो गया? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनाइड। L बराबर हो गया म्यू नोट N² AL। म्यू आर क्या हो गया? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड सोलेनाइड। और कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को। B जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नोट NI। तो फ्लक्स लिख क्या हो गया? N∅V बराबर NL BA। ये बराबर हो गया NL म्यू नोट NIA। इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा म्यू नोट NLIA। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं N∅V बराबर Li इम्प्लाइज दैट L बराबर N∅/I। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला से आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है? N∅ बराबर NL म्यू नोट NIA। तो यही मान अगर हम पुट कर देते हैं तो N∅/I बराबर हो जाएगा म्यू नोट N² LIA/I। तो L बराबर हो गया म्यू नोट N² LA। अब देख लीजिए कि N/L बराबर हो जाएगा स्मॉल n बराबर, तो क्यों हो गया? तो N/L बराबर n हो गया स्मॉल n, तो कैपिटल N बराबर हम नहीं लिख सकते हैं NL। तो ये फील्ड बाय मटेरियल एप्सिलॉन R। तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नोट।
और म्यू बराबर हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नोट। तो एल का वैल्यू हो जाएगा म्यू आर म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। अब हम लिखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको हम बैक ईएमएफ के भी नाम से जानते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये क्या करेगा, तो चेंज इन करंट का अपोज करेगा। करंट नीड टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ। वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से इसको समझने के बाद अब समझिए कि वर्क डन को अगर हम W से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं dW अपॉन dt बराबर EI और dW अपॉन dt बराबर LI DI dt। अब टोटल जो वर्क होगा स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करके तो हम लिख सकते हैं W बराबर इंटीग्रेशन dW बराबर ये मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन LI DI। तो इस तरह से वर्क डन बराबर हो गया हमारा हाफ LI स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। और W बराबर हम क्या लिखें 1/2 LI स्क्वायर। तो इस तरह से हम अगर हम कंपेयर करें L को और M को, M मतलब मास और L क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं L इज एनालॉगस टू M वेयर L इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब इसको बढ़िया से समझने के बाद आप इसके बाद हम अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बात करेंगे। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो कॉइल से जब करंट फ्लो होता है तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास करेगा। अगर इस कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा। यह करंट और ईएमएफ इस कॉइल से खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम इस इंडक्शन को हमने नाम दिया है सेल्फ इंडक्शन। इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ या करंट के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम लेंज लॉ का उपयोग करते हैं। किसी कॉइल या कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन हमेशा इस टाइप का होता है कि वह इस रीजन का विरोध करे जिस कारण से वह पैदा होता है। अब अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई बराबर फिर एल आई होगा। एल एक कांस्टेंट हो गया जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर करंट का मान 1 एम्पियर है तो फाई बराबर हो जाएगा एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कॉइल अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने का विरोध करती है। यदि किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा और इस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट का विरोध भी ज़्यादा होगा। तो एल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर। इस तरह से E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो E बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी एल आई और E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब हम समझते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, इंडक्शन को। तो इसमें दो कॉइल लेते हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट का मान बढ़ता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी मान बढ़ेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मान अगर बढ़ता है या मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता है तो पड़ोसी जो कॉइल है निकट में उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन और फाई टू बराबर एम आई। तो एम क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एम कौन कौन चीज़ पर निर्भर करेगा, तो एम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, साइज एंड शेप ऑफ कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, मीडियम बिटवीन द कॉइल। तो ईएमएफ जो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हुआ है उसको अगर हम E2 से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी। ये बराबर हो जाएगा E2 के। ये इसको हम लिख सकते हैं या E2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी बराबर एम आई वन। तो E2 मतलब सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। तो प्राइमरी कॉइल जिस कॉइल से करंट फ्लो होता है, सेकेंडरी कॉइल हो गया जिस कॉइल से ईएमएफ, जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने से। तो डी फाई बटा डी टू क्या हो गया सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाले
मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। और मतलब तो क्या हो गया फार्मूला, φ2 बराबर Mi1। φ2 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर m क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m कौन कौन सी पर निर्भर करेगा, कॉइल में जितना टर्न है उस पर। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, और डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। आप देख सकते हैं दो ठो कॉइल है, तो दोनों के बीच में जितना आप दूरी बढ़ा देंगे तो इंडक्शन कम होगा।